भिवानी के सबसे वयोवृद्ध राजनेता चौधरी जगबीर सिंह, इनको आज सब जानते हैं। इनकी शख्सियत के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि पुरानी राजनीति और वर्तमान की राजनीति में कितना फ़र्क है। चौधरी जगबीर सिंह जी न केवल कई बार एमएलए बने हैं, साथ ही एमपी भी बने हैं। इनकी राजनीतिक जो यात्रा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चौधरी जगबीर सिंह न केवल राजनेता थे, उससे पहले सेना में भी रहे हैं, देश की सेवा की है और अब अपना सामाजिक जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी ने काफ़ी समय से इनके साथ काम भी किया है। जब वो एमपी हुआ करते थे चौधरी जगबीर सिंह जी, तब भी इन्होंने उनके इंटरव्यू किए थे। उनकी सारी जानकारियाँ भी इनको हैं। और चौधरी जगबीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे हम कि उनका राजनीति में किस प्रकार का सफ़र रहा। सर, आप दोनों का स्वागत है। पहले हम मल्होत्रा जी आपके पास आएंगे। किस प्रकार से आपने जो है इनको कवर किया था उस समय जब ये एमपी थे, एमएलए थे, चौधरी बंसीलाल की पार्टी में भी रहे हैं, उससे पहले ये निर्दलीय भी इन्होंने चुनाव लड़े हैं। तो जगबीर सिंह का एक बड़ा साफ सुथरा सफ़र रहा है राजनीति का, और मोरालिटी वाली राजनीति भी पहले थी और जो आज नहीं है। और जो जगबीर सिंह एक आम किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, झामरी गांव से रहने वाले हैं, तो शाम के पास लगता हुआ गांव है। और इन्होंने जैसे सेना में सबसे पहले अपना कैरियर शुरू किया था, उसके बाद ये आंदोलन से राजनीति में आए और इन्होंने तो बंसीलाल जैसे एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। और बाद में इन्होंने तो बंसीलाल उनसे पहले राव वीरेंद्र सिंह जी, तो बंसीलाल, तो भजन लाल, तो भूपेंद्र हुड्डा, चौटाला जी, सबके दौर की राजनीति में इन्होंने राजनीति भी की है और राजनीति पे नज़र भी रखी है इन्होंने। तो हमारा एक सौभाग्य है, हम ऐसे राजनेता से आज बात करेंगे और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जो आज वर्तमान की राजनीति में भी काम आएंगे, और जो नए बच्चे राजनीति में आ रहे हैं उनको भी मतलब कि एक नई राजनीति से हटके पुरानी राजनीति जब तक नहीं देखेंगे तो उन्हें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो आज हम जगबीर सिंह से बात करने आए हैं। तो मैं जगबीर सिंह से यही पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि चौधरी साहब, आपने जिस समय राजनीति शुरू की थी और कब शुरू की थी, उस वक्त और आज की राजनीति में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? देखो जी, राजनीति की जहाँ तक बात है, मैंने 1961 में ग्रेजुएशन की दयानंद कॉलेज हिसार से। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं दिल्ली लॉ फैकल्टी में एलएलबी करने के लिए गया हुआ था। ये 62 के आसपास की बात है। उस वक्त चाइना एग्रेशन था, तो उस वक्त हर जगह जो ये लाउड स्पीकर के ऊपर भी, वैसे भी इस्तारबाजी भी, बड़े बड़े होर्डिंग भी, देश खतरे में है, नौजवानों आगे आ जाओ। तो बजाय एलएलबी करने के मैं राष्ट्र प्रेम में राष्ट्र को बचाने के लिए, मेरे से अकेले से तो क्या बचता था, लेकिन मैं जितनी मेरी योगदान थी, मैं उस वक्त इसी ही दिमाग में ये सोची कि भाई आज तेरी ज़रूरत है, राष्ट्र की खतरे में है, तो मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो उस वक्त मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि एक दूसरी बात ये भी थी कि हमारे जितने भी थे, मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सभी आर्मी में जो नौकरी की हुई है उनकी। तो मेरा बैकग्राउंड भी एक किस्म से मिलिट्री टाइप ही रहा है, और अनुशासन भी मैंने उन्हीं से सीखा है, सफाई भी मैंने उन्हीं से सीखी है, और काम के प्रति लगन और निष्ठा भी मैंने उन्हीं से सीखी है। खैर, मैंने जब ज्वाइन कर ली, उसके बाद कुछ 1-2 महीने के बाद में चाइना ने एक तरफा जो होना भी विराम कर लिया। लेकिन मैं लगता रहा कोई अच्छी तरह से जिस फील्ड में आया हूँ उसकी पूरी जानकारी तो ले लूँ। मैं रहता आया। 65 में चाइना ने का अग्रेशन हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई थी। उस वक्त मैं पुंछ में था, कश्मीर में। मेरी यूनिट भी वहीं थी, मेरी पलटन भी वहीं थी। पाकिस्तान से 65 में पाकिस्तान से लड़ाई थी। तो हमने
लड़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ी और उसमें कामयाब भी रहे। और पाकिस्तान की 2 चौकियाँ, राजा और रानी, वो चौकियाँ बिल्कुल रावलपिंडी वहाँ से ही बसें चलती दिखी, इतनी नज़दीक थी, बहुत ऊँची। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन पर हमने कब्जा कर लिया और कब्जा रहा। फिर जो है ताशकंद समझौता हो गया। ताशकंद समझौते में मैं ये तो नहीं कह सकता, शास्त्री जी का बहुत बहुत राष्ट्र प्रेम था, बहुत सारी बातें थी, लेकिन दबाव पता नहीं कहाँ से आया है। मैं तो समझता हूँ कि रूस का दबाव था। समझौता हो गया और समझौते के मुताबिक जो चीज़ हमने वहाँ से ली थी, हासिल की, विजय लिया था, वो इलाका छीना था पाकिस्तान से, वो हमने दे दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना वो है। एक कोई कश्मीर का भी नहीं, वो तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, लेकिन बाकी पंजाब के साथ लगता पाकिस्तान का इलाका भी ऐसा ही था। तो मैं उस वक्त हताश हो गया कि इतनी कुर्बानी करने के बाद में अगर वो ये कह देते कि भाई हम दे देंगे ये पाकिस्तान का इलाका, लेकिन पाकिस्तान ने जो पीओ का है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो इलाका हमारा है, वो हमको दे दे, और इनका है हम दे देंगे। यहाँ कहीं कोई नहीं कोई कमी रह गई। मैं हताश हो गया इस बात का कि मैं सोचा भाई आपके ऊपर लड़ाई लड़नी, बात क्या है, क्यों कुर्बानी देते हैं। मैं सोचा छोड़ लो इसको। तो मैंने अपने जो कर्नल कमांडेंट से पूछा, जो मैं तो जर्मन नहीं कर सकता, बोले आगे आपके बहुत चांसेस हैं, आप जनरल तक चलेंगे या होगा। मैंने कहा जब मैंने प्रमोशन नहीं चाहे मेरा, जो मैं जो ना इससे इस माहौल से मैं रह नहीं सकता आगे में। बोला ऑल राइट, ठीक है। ये 66 की बात है, 62 से 62 में तो मैं ज्वाइन किया, 66 में आ गया। उस वक्त हरियाणा बना था और हरियाणा के चुनाव होने थे। मैं किसी काम के लिए एक सीनियर लीडर के पास गया, नाम तो मैं नहीं लूँगा, जब मैंने बीए की थी। तो उस वक्त मैंने कोई कहा जी ऐसे कोई हमें कोई गाइडलाइन दे दो, कोई नौकरी मिल जाए तो मैं साथ के साथ यूपीएससी की या एचसीएस की तैयारी कर लूँ। बोला नहीं, ये आपके बस की बात नहीं है। मेरे दिमाग में उस वक्त ये एक बात आ गई कि भाई नौकरी ले मांगूंगा नहीं, नौकरी दूंगा। राजनीति में आ गया। पहला चुनाव हुआ 67 में। आपने कौन सी पार्टी से लड़ा पहला चुनाव? मैं बता रहा हूँ आपको, 67 में मैंने चुनाव लड़ा। उस वक्त मैं बिल्कुल निर्दलीय था, मेरे पास मेरा सहारा सिर्फ लोगों का था, लोक शक्ति मेरे साथ थी। और मैंने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा, बहुत छोटे मार्जिन से मैं चौरी बंसीलाल से रह गया। उन्हीं के गृह क्षेत्र में, चौरी हाँ, बंसीलाल के तोशाम से, कड़ी टक्कर दी आपने चौरी तोशाम से बंसीलाल लड़ा। को उस समय। उसके बाद में फिर राजनीतिक हलचल हुई हरियाणा में। राव वीरेंद्र चीफ मिनिस्टर बन गए। राव वीरेंद्र का भी जो ना डाउनफॉल हो गया सरकार का, तो बाई इलेक्शन हो गया। बाई इलेक्शन में 68 में मैं दोबारा फिर चुनाव लड़ा वहीं से। उस वक्त सिर्फ 1100 वोट से मैं रह गया। आपने 1968 का चुनाव किसके खिलाफ लड़ा था? बंसीलाल के खिलाफ। चौरी बंसीलाल के 67 का खिलाफ। भी तो शाम और से, आप 1100 वोटों से आ रहे थे और महज उसमें। 68 में भी 1100 वोट से मैं रह गया। खैर, ये तो शुरुआत हुई मेरी राजनीति के हिसाब से। अब आपने पूछा है कि राजनीति, पहले की राजनीति में आज की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हूँ। पहले की राजनीति में जन सेवा के लिए आदमी राजनीति में आता था। अब राजनीति स्वार्थ की रहेगी। मैंने जब राजनीति में कदम रखा तो मैंने यही सोचा था कि मैं लोगों को, इलाके को, लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाऊंगा, इलाके की तरक्की भी कराऊंगा, इलाके का विकास भी करवाऊंगा, और एक अच्छा जो है ना नमूना मैं पेश करूंगा। उस वक्त मेरे दिमाग में थी और रही, अब भी है। लेकिन उसके बाद में जो परिवर्तन आया और हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं के साथ मेरा रहा है। शुरू में बाबली जी का यहाँ, क्योंकि उस वक्त वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और अच्छे प्रोमिनेंट नेता थे। उस वक्त यहाँ अपने इलाके में कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी दो ही थी।
तो उनके मैं संपर्क में आया। उन्होंने एजुकेशनल उनकी अप्रोच थी हर बात के लिए। मैंने यहाँ धरने भी दिए, घेराव भी किया स्ट्रीम का। 1 महीने की सज़ा भी हुई हमारी। फिर सज़ा में जो है सजा से हम बरी भी हुए। मेरा मतलब कहने का ये कि फिर इस लगातार चाहे चंडीगढ़ का इशू हो, मैं हमेशा जो है ना अग्रणी मोर्चे पर रह करके जनता की आवाज़ को उठाया। तो उस वक्त राव वीरेंद्र के साथ भी मैंने काम किया। उनके बाद विशाल हरियाणा पार्टी थी, उसके साथ भी काम किया। उनसे भी साल उसके बाद में वो जो कांग्रेस में मिल गए, तो फिर मैं तो वहीं रहा। इसके बाद में जो है ना एजुकेशनल अप्रोच होगी फिर रही। 74 में जब इमरजेंसी लगी, उस वक्त मैंने फिर लॉ ज्वाइन कर ली थी बीकानेर से। 2 साल मेरे हो गए थे। एकेडमिक तो मेरा हो गया था, प्रोफेशनल मेरा 1 साल का रह गया था। मैं एग्जाम दे के आया था, तो जगन्नाथ जी यहाँ पार्क कॉलोनी में रहते थे, उनके पास और रुक गया था। रात को इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, सुबह पुलिस हमारे पास आ गई। तो उस वक्त हम 3 आदमी पार्क कॉलोनी में थे, हीरानदारी, मैं और जगन्नाथ, तीनों को बुला करके ले गए। 19 महीने जेल में रहे। अच्छा, आप 19 महीने जेल में रहे उस समय? 19 महीने मीसा में जेल में रहे। मीसा के तहत? हाँ। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त हमारे साथ तो ओम प्रकाश चौटाला भी थे हमारे साथ, और भी जो ना भिवानी थे। तो तकरीबन जितने भी पॉलिटिकल वर्कर थे लीडिंग, तकरीबन सारे हिसार में ही थे। ईरानदारी है, बम्बाला था कोई। तो उसके हिसाब किताब से मतलब ये है कि चल जाता। अब फ़र्क क्या है, मैंने एक तो ये बताया कि भी वो लोगों की सेवा करने के लिए, जन सेवा के लिए आया करते थे। अब वो बात दूसरी नहीं रही, और वो स्टैंडर्ड भी नहीं रहा। अब पार्लियामेंट में मेरे वक्त में, मतलब 10वीं लोकसभा में मैं पूछा था, उस वक्त भी अच्छे लीडर थे। कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे, चंद्रशेखर जी भी थे, वीपी सिंह भी थे, चंद्रजीत यादव भी थे, वाजपेयी भी थे, और आडवाणी जी भी थे, और सुषमा स्वराज भी थी। अच्छा स्टैंडर्ड था, ढंग से बात किया करते थे, अच्छे इश्यूज पर बात किया करते थे। जितने भी कायदे कानून जो लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए बनाना है, उसके ऊपर बहुत बहस होती थी, सारी बात होती थी। अब क्या है, आप देख रहे हैं, अब तो जो है ना बगैर चर्चा के तो बहुत महत्वपूर्ण, बगैर चर्चा के तो बिल पास हो जाते हैं एक तरफा। ऐसे ही बजट भी बगैर चर्चा के पास हो जाता है। कोई आपने जैसे इन सब के साथ काम किया, बंसीलाल जी के साथ भी काम किया आपने, भजनलाल जी के साथ भी काम किया, राव वीरेंद्र जी के साथ भी। आप इन नेताओं में क्या डिफरेंस देखते हैं? मतलब कि आप विकास की सोच को लेके, सामाजिक सोच को लेके, इनमें क्या फर्क दिखाई देता है आपको? क्योंकि चारों पांचों बड़े नेता रहे, ये तो देवीलाल भी थे। एक इंटरव्यू में पहले भी ये सवाल आया था, तो मैं उनको ये बताया कि भाई 3 दिग्गज नेता हैं हमारे यहाँ का, चौधरी बंसीलाल भी और चौधरी देवीलाल भी, तो भजनलाल जी भी, तीनों लाल। तो मैंने उनको एक बार ये कहा था कि बात ये है, संक्षिप्त तौर से तो मैं ये बताऊं कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीति है वो रफ एंड टफ है। और रफ एंड टफ का मतलब ये है कि जो कुछ मन में ठान ली कर ली, अंजाम क्या होगा इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। और चौधरी बंसीलाल जी का एक ये था कि सख्त थे अनुशासन के हिसाब से। और भजनलाल जी को तो मैं कहता था भाई जुगाड़ू के हिसाब किताब से है, जैसे जुगाड़ बनता है जो किसान बना लिया करते थे, तो अपने अपने हिसाब से हुई। जहाँ तक बात है एक डेवलपमेंट की तो पूरे हरियाणा में सभी कहते हैं कि विकास का जो सारी धुरी है चौधरी बंसीलाल की। अगर यहाँ ये इलाका जहाँ रेतीला इलाका था, पशु मर जाते थे, पक्षी मर जाया करते थे, आदमियों के दूध पी ले भाई, पानी नहीं दूंगा, इतनी पानी की किल्लत थी। तो ये सारा ये जो लिस्ट स्कीम बनाई इजराइल के लेकर के, ये सारी उनकी देन है। हर गांव में बिजली उनकी देन है,
हर गांव में सड़क उनकी देन है, यूनिवर्सिटी जो थी वो उनकी देन है। और बाकी जो है अब बातें ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। तो जी बंसीलाल के साथ काम जो आपने किया उसका कोई किस्सा याद हो आपको, उनके विकास की योजना का या कोई और इस तरह से उनकी कार्यप्रणाली मैं का? जब चौधरी बंसीलाल के साथ हुआ, उस वक्त चौधरी बंसीलाल सत्ता में नहीं थे। 84 के इलेक्शन में 67 से 84 तक 17 साल मैं चौधरी बंसीलाल के ही खिलाफ रहा, क्योंकि मैंने 67 का इलेक्शन भी उन्हीं के खिलाफ लड़ा, 68 का भी उन्हीं के लिया, 77 में जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, राजनीति आ गई कोई, तो मैं सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा, वो भी इंडिपेंडेंट था, मैं भी इंडिपेंडेंट था, उससे मैं 2100 वोट से ले गया था। क्योंकि मेरी लड़ाई तो बंसीलाल से भी थी, जनता पार्टी से भी थी, फिर भी मैं 2100 वोट से रह गया, क्योंकि मुझे पार्टी की सहारा नहीं था। मैं तो अपने अपने दम पर ही सारा काम करता, लोगों के सहारे सारा काम किया। तो अब उसमें जब ये नेताओं की बात कर, उसमें देखो काम सब ने किया। देवलाल जी ने एक चेतना दी, भजनलाल जी ने अपने ढंग से काम किया, हर किसी को नाराज नहीं किया उन्होंने। जो भी आदमी आता था, एक बात मशहूर थी भजनलाल जी के बारे में, भाई इनके घर पर कोई जाएगा वो खाली पेट भी नहीं आएगा और खाली जोड़ी भी नहीं आएगा। ये भजनलाल जी के बारे में थी। बंसीलाल जी के बारे में ये थी कि भाई काम तो करवाना हो, चौधरी बंसीलाल जी हाँ भर लेंगे तो बस काम बन गया आपका। और उनके दिमाग में, क्योंकि मैं साथ रहा 64 से 93 तक, तो उनके दिमाग में हमेशा यही बात रहा करती थी। मेरे को कहा करते, नक्शा बना रखा था सारे हरियाणा का सड़कों का, भाई ये इतनी सड़क बना तो थी, इनकी संभाल कौन करेगा, कैसे संभाल हो। लोगों का जो नहीं, सारा जो अब कानून व्यवस्था खराब हो रही है, बीच में बात किया करते थे। मौका उनको मिला नहीं, 1 साल का मिला, तो उसके बाद में फिर इसका 67 में 87 में इलेक्शन हुआ, तो फिर वो रह गए। करीब 91 में उनकी अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अलग पार्टी बनाने के बाद में वो 96 में बने। 96 में भी जाने राजनीति के चक्कर में आ गए वो, क्योंकि वो सीधे आदमी थे, सीधी बात करने वाले आदमी थे, स्पष्ट वक्ता थे, और अपनी बात के ऊपर बात के धनी थे, और बात को जो कर ली थी, और हमेशा दिमाग में उनके विकास की ही बात रहती थी। तो ये जो नई राजनीति का सिलसिला था, बीजेपी ने उनको साथ भी दे दिया, फिर समझौता ही तोड़ दी, सरकार टूट गई। तो ये जो ना इतना उम्र रहा, लेकिन इतनी। और आज की राजनीति वैसे किस ओर जा रही है आपके हिसाब से? आप बहुत पुराने आदमी, आपने सभी दौर देखे हैं। आज की राजनीति में आप किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं जो होनी चाहिए और नहीं हो रही है? देखो जी, बात ये है कि आज की राजनीति में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज मैं जो सत्ता में जो पार्टी है उसकी बात करूँ, बीजेपी की। बीजेपी की जब जनसंघ था, उस वक्त बीजेपी का एक नज़रिया था, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, उनके आदमी थे, वो समर्पित थे आरएसएस के हिसाब किताब से, उनकी शाखाएं लगती थी, और दिमाग में यही बात थी कि राष्ट्र प्रेम की बात थी। दक्षिणपंथी, क्योंकि आज़ादी के बाद में 3 विचारधाराएं थी। एक दक्षिणपंथी, जिसको भारतीय जनसंघ रिप्रेजेंट करता था। एक समाजवादी, जिसको पीएसपी, एसएसपी ये पार्टियां रिप्रेजेंट करती थी, मार्क्सवादी पार्टी। और एक पार्टी थी मिक्स्ड इकोनॉमी की, जो पंडित नेहरू जी ने हिंदुस्तान की दी थी। तो उस वक्त जितनी भी पार्टियां बनती थी, वो सिद्धांत के ऊपर बनती थी कि ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है, और ये हमारी इलेक्शन में, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। अब किसी पार्टी का सिद्धांत नहीं रहा। कांग्रेस उस रास्ते से भटक गई। जो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात है पंडित नेहरू के जमाने में, वो बात नहीं रही। अब एक ही बात रहेगी, इन किन प्रकार जो है किसी तरीके से सत्ता का जुगाड़ बना लो। और जब तक किसी पार्टी में अनुशासन नहीं होता, वो पार्टी आगे नहीं चल सकती। अनुशासन की कमी कांग्रेस पार्टी में है। वर्कर जो थे वो निराश भी हो गए, उदास भी हो गए, हताश भी हो गए, क्योंकि अब देखो कांग्रेस पार्टी का अभी तक जो है ना संगठन नहीं बना, चुनाव सर के ऊपर।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो अनुशासन बहुत है। अनुशासन अनुशासन एक बात का है, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि भी पूरी छूट है। अनुशासन का मतलब ये है कि आपको बात करने का आपको हक है, हर कार्यकर्ता को बात करने का हक है। और उसमें थोड़ी सी ये है कि ये दबाव में है, कार्यकर्ता और नेता दबाव में है। जो कुछ बोलता ये सारी केंद्रित हो गई ये शाह के पास और मोदी जी के पास सारी सत्ता केंद्रित हो गई। अब वो कहेंगे तो वो बढ़ेगी। अनुशासन है, लेकिन अनुशासन का रूप दूसरा है, मतलब कि डंडे वाला अनुशासन है। रूप दूसरा है। मतलब जो आप कहे वो तो आपके जो अपनी हिसाब है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अनुशासन होना चाहिए एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव अनुशासन नहीं होगा तो मामला जो है ना बिगाड़ पाएगा, तानाशाही वाली बात पर आएगा। अगर राजनीति की बात करेंगे तो तानाशाही आ जाएगी। जो साहब आपने राजनीति छात्र अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके बाद आप सेना में गए, आपके मन में एक टीस थी भी आपके इलाके में जो आपने कमियां देखी भी ये पूरी होनी चाहिए, नौकरियां हैं, काम हैं। उसके बाद आपने हर तरह की राजनीतिक पार्टियां भी देखी। वैसे एक बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज़ादी से लेके आज तक के आप किस राजनेता को नंबर 1 मानते हो? देखो जी, इसमें वर्ग क्या नाम है ये तो कहा नहीं जा सकता। आज़ादी के बाद में मैं पंडित नेहरू को देशभक्त भी और एक किस्म से लोगों का के बारे में उसकी सोच अच्छी थी। कंस्ट्रक्शन के मामले में मैं तो एक बात ये कहूँगा, आपने पूछ ही लिया तो, क्योंकि जब आज़ादी मिली बंटवारा हो गया था, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में आई। उतनी जनसंख्या आई, उनको संभालना बहुत बहुत ही जोखिम का काम था, बहुत ही भारी काम था, उसको संभालना पड़ा। फिर सुई भी उस वक्त जो है ना बाहर से आती थी। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, वो एक दफ़ा मिलिट्री से जब अपने गए, उस सुई के ऊपर लिखा मेड इन जर्मनी। मतलब ये है कि सुई भी बाहर से आती थी। फिर पंडित नेहरू ने, प्रोडक्शन तो दो ही चीज़ से होगा, या तो खेत से होगा या कारखाने से होगा। पंडित नेहरू कारखाने चलेंगे किससे? उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो उन्होंने जितने भी खेती बाड़ी के लिए भी और उद्योग के लिए भी डैम बनाए, एक नहीं बनाया, हर नदी पर बनाए। भाखड़ा बनाया, महानदी पर बनाया, हीराकुंड योजना बनाई, चंबल नदी पर बनवाया, कावेरी पर बनवाया। और आगे फिर इसके बाद में फिर इन्होंने जो है ना सिंदरी का कारखाना बनाया, इस्पात का कारखाना बनाया, एरोनॉटिक वाला जो ये बनाया, विशाखापट्टनम में रेलवे का बनाया, बेंगलुरु में हवाई जहाज का बनाया। तो ये सारे जो ना, ये सारे एक प्रोडक्शन के हिसाब किताब से उन्होंने एक सोच थी उनकी, और उस हिसाब से उतरा। लेकिन एक झटका जो चाइना वाला लग गया, शायद कुछ दिन और देश को उनकी जरूरत थी, लेकिन उस झटके में वो बर्दाश्त नहीं कर सके, शास्त्री जी भी बर्दाश्त नहीं कर सके वो झटका। तो वो उस वक्त जो उन्होंने किया था। अब उस वक्त कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं? थोड़ा बहुत अगर किया है इकोनॉमी को सुधारने के लिए तो मनमोहन सिंह जी ने किया नरसिम्हा राव के वक्त। बाकी अब जो ये है भारतीय जनता पार्टी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, मैं किसी नेता के किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि ये यूं क्यों कहते हैं कि ये तो जुमला था। हमने जो लोगों के सामने वो इलेक्शन मैनिफेस्टो की कोई बात कहते हैं और कहते हैं कि आपने ये कहा था, 15 लाख रुपए हर आदमी के पास आएंगे, काला पैसा जो सिटीजन में वो यहाँ पर आ जाएगा। शाह से अमित शाह से जो पूछा भी के बात बोले तो जुमला था, ये गैर जिम्मेवाराना बात थी, मैं तो ये मानता हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि कोई नया कारखाना टैक्स ज्यादा बढ़ा है,
ये ठीक टैक्स की वसूली जितनी जनता से पहले हुई थी उससे मेरे ख्याल में 100 गुना ज़्यादा अब पैसा आ रहा है सरकार के पास। स्टेट को जो टैक्स उगाने का काम करती थी वो केंद्र सीधा होगा जीएसटी के हिसाब से सीधा ले रहा है पैसा। और वहाँ जीएसटी जा करके केंद्र पास है, केंद्र की मर्जी है जिस स्टेट में जिस चीज़ की जरूरत हो दे तो देना। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इन्होंने ये बड़ी बात जरूर करते हैं, बड़ी बात से बात नहीं बनती। मैं ये नहीं कहता उनका इरादा गलत है या उनका नेक नीति से काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसान की बात करो। किसान उत्तेजित क्यों है खेती से? अब जब खेती अगर कमजोर हो जाएगी तो खाएंगे क्या? और खेती करने वाला आदमी आज कर्ज क्यों लेता है? हर किसान कहता है जी कर्जा माफ कर दो। क्यों लेता कर्ज? जब वो सारे देश को अनाज खिलाता है, हर एक का पेट भरता है, वो आदमी यूं कर्जा लेकर के अपना काम क्यों चलाता है? किसी सोचा किसी ने ये बात आज तक? पैदावार करने वाला आदमी फिर जो है ना मोहताज क्यों है? सवाल तो ये है, क्यों नहीं ध्यान देते इस बात के ऊपर? अब बाहर से चीज मंगा लेंगे, लेकिन यहाँ जो अब मेरे को कल मेरे पास एक आदमी आया था, बोले जी राजस्थान में तेल के कोई है और जो है ना 6 रुपये के आसपास जो है ना वो पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन नहीं, ईरान से मंगाएंगे, रसिया से मंगाएंगे, अमेरिका से मंगाएंगे, उनकी दबाव आती है। तो यहाँ क्यों नहीं बनते? जब मैं पढ़ा करता था 4वीं 5वीं में तो कहते भाई तेल का कुआं डिगबोई में है आसाम में एक। उसके बाद मैं कांग्रेस के रिजीम में, मैं ये कांग्रेस का भक्त नहीं और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन कांग्रेस ने ये समुद्र में जो है ना वो कराया, अंकलेश्वर में गुजरात में किया, तेल के बढ़ाने की बात करी। एकदम तो सारा काम हो नहीं सकता। ये बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? ये आज ये तो करें कि इतनी सीटें हमारी आएंगी, अरे तुम सारा देश का कर लो, राज कर लो, तो और क्यों कर लो, लेकिन प्रोडक्शन तो दिखाओ। कहाँ से दिखाओ? कारखाना आपने नया बनाया नहीं कोई। अब जो उनका बना उड़ा था, बोला हमने चांद पे भेज दिया, शुरुआत किसने करी थी? प्लेटफॉर्म किसने दिया हो? आज हमने यहाँ से रेल मार्ग बना दी, आप बुलेट ट्रेन लगाओगे, रेलवे लाइन का शुरुआत किसने करी थी? आज हम कहते हैं इतने मिग बना दिए, पुराना बना दिए, ये शुरुआत एरोनॉटिक किसने की थी? अरे जो चीजें आपको विरासत में मिली हैं उन विरासत में कम से कम बढ़ोतरी करो। गीत क्यों गाओ कि भाई काम हमने किया सारा? जिन्होंने किया उनका भी तो नाम ले लो। वो जितने आदमी पहले काम करे थे सारे जो है ना वाहियत किस्म के आदमी थे। ये तो उसकी पॉलिसी गलत है। जिसे अच्छा काम करने वाला को जब तक सराहना नहीं करोगे तब तक वो अच्छा काम क्यों करेगा? काम करो, अगर आप चाहे और भी करो, आप 370 की बजाय चाहे 400 सीट ले लो सीट चाहे कितनी और ले लो, लेकिन किस बात के लिए ले लो? कुछ करके तो दिखाओ। चौधरी साहब, किसान आंदोलन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, सरकार से बातचीत हुई थी, अब फिर से जो किसान आंदोलन जो है वो तेजी पकड़ता जा रहा है। क्यों पकड़ता जा रहा है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। जब एक रजिस्ट्रेशन था, उन्होंने विड्रा कर लिया रजिस्ट्रेशन, विड्रा कर लिया तो उनकी मांगें थी, ये जो स्वामीनाथन की बात थी, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट ये थी, एक सही सोच का आदमी था ना। उसके बाद में नेहरू के बाद में कोई आया तो मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानता हूँ, जिन्होंने ये जो ना स्लोगन भी ऐसे ही दिए, स्लोगन ऐसे दिए कि भी कारखाने के लिए इतना आपका में मिलेगा, खेती का किसान को इतना मिलेगा। खेती का अगर लगाएं आप तो आज कितनी महंगी होगी, इतनी महंगी खेती होगी। पेस्टिसाइड आ गया, आपका बीज आ गया, फिर आपके जो नकली दवाइयाँ आ जाती हैं, स्प्रे करते हैं, बीज पैदा करते हो, पूरी ईल्ड नहीं देता हो। पानी की बात कर रहे हैं तो अब पानी की बात आ गई तो मैं बताऊँ, तो पानी हरियाणा में कम है तो राजस्थान को पानी देने की क्या जरूरत है? पानी दे दो, पानी तो अच्छी चीज़ है, लोग प्याऊ भी लगाते हैं, अच्छी बात है पानी दो, लेकिन ये तो नहीं है कि खुद प्यासा रहे दूसरे को पानी पिलाए। आज जरूरत नहीं, आज
मैंने एक दफ़ा ये पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी। मैं पार्लियामेंट जितनी उठाई तो सारी हरियाणा की थी बात उठाई। मैंने एक दफ़ा ये उठाई थी कि भी हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, और इसका पानी, इसको या बरसात का पानी आता था अलवर की पहाड़ियों से, और वो पानी जो ना यहाँ हमारे यहाँ जुई गांव तक कोल्डबो की गया था पानी। राजस्थान से मतलब इधर आता राजस्थान से था। पानी इधर आता था अलवर की पहाड़ियों से। और यही वजह है कि वो हिरवाल का इलाका और ये बारडाल लोहारों का इलाका, नीचे का पानी ठीक है, ट्यूबवेल सबसे पहले कामयाब हुआ। मतलब कि उन्होंने उसको रोक लिया, अब इस वो पानी रोक लिया उन्होंने, डैम बना के। डैम बना करके पानी रोक लिया। हम्म। तो मैंने जब ये प्रश्न उठाया तो एक बीजेपी का जो शुरू से था, अपने है तो हरियाणा का लेकिन वहाँ से बना था, मेरे न्यू हाथ मारा, बोला रागदर, मैंने कौन सा पानी ले लिया राजस्थान ने? मगर जाके देख ले, डैम में बना रखा, पानी आया करता बरसात का पानी, और इधर से पंजाब नहीं देता, इधर से तुमने पानी रोक लिया, हम तो जाएंगे कहाँ? तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया। मत ये कहना हूँ कि पानी तो दे दो, पानी तो राजस्थान दे दो, फालतू हो तो दे दो पानी, तो यहाँ का ये इलाके में जो ना नीचे का पानी कितना चलेगा, बहुत नीचे चला इतना गया पानी। इतना गहरा पानी का भी इतना हो गया। ये तो चोखा ये बात होगी, ये तो नहर निकाल दी बंसीलाल जी ने, तो अगर ये होती बात होती ये इलाका फिर वीरान हो बिल्कुल ठीक बात। बरानी इलाका हो जाता। बिल्कुल ठीक बात। ये थे चौधरी जगबीर सिंह जी, जिन्होंने जो है वर्तमान राजनीति और पुरानी राजनीति, जिस समय वो खुद चुनाव लड़ा करते थे, उसके बारे में न केवल अंतर बताया है बल्कि ये भी बताया कि किस प्रकार की राजनीति पहले होती थी और आज जो है लोग असंतुष्ट क्यों हैं, किस प्रकार की जो राजनीति है वो चल रही है, इस बारे में जो है उन्होंने विशेष तौर पर जानकारी दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।